अच्छा, बुध को इंक वाला पेन नहीं लेके आना कि साथ वाले के कपड़ों पे छिड़के, बड़े हो जाए, बड़े हो जाए। आपस के रिसीवेबल एंड आपस के पेएबल आर एज फॉलोज। हमदर्दियां नहीं लेनी ज्यादा घर वालों की, मेरा चांद काला हो गया लाहौर रह रहे के, देखो तो सही, आपका रोना निकलाना है आपका ही अपना, हमदर्दियां नहीं लेनी ज्यादा घर वालों की, अंदर से अपने आप को स्ट्रांग रखना है। अच्छा जी, थोड़ी सी डिस्कशन। पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें भेजी कमरे से किचन में, डेटर बीवी डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर बीवी डेबिट सेल क्रेडिट। बीवी ने कहा सरताज किस शरारती के हाथ भेजी हैं, मेरे पास तो पहुंची नहीं, मेरे पास तो चीजें पहुंची नहीं। नॉट रिसीव्ड व्हाट, कैश और गुड्स, गुड्स। चलें थोड़ी सी रिसीव करा देते हैं, थोड़ी सी रिसीव करा देते हैं। परचेज डेबिट, फिर डेट में उड़ा देता हूं, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, 170 की चीजें, नहीं ये मैं बताऊंगा, ये नहीं आप 170। अच्छा, साल के आखिर में शोहर ने बीवी से कहा मैंने तुमसे 200 लेने हैं, सरताज मैंने तो आपको सिर्फ 170 ही देने हैं। क्यों, वाई, कैश तो डील अभी हुई नहीं, कैश तो कभी आना जाना हुआ नहीं, तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसलिए कि शायद शोहर ने चीजें डिस्पैच करके भेजी हैं। एक ट्रक में 170 का माल डाल के भेजा था, वो बीवी तक पहुंच गया है। एक ट्रक में 30 का माल डाल के भेजा था, वो अभी रास्ते में पा 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 कर रहे हैं। अब मुझे बता दें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या नजर आ रहा होगा? पी की किताबों में करंट एसेट में डेटर नजर आ रहे होंगे, कितने? 200 के। और एस की किताबों में लाइबिलिटीज में नजर आ रहे होंगे 170। और नीचे पेपर में रीजन दी होगी, वो मैं नहीं दे रहा। द डिफरेंस इज ड्यू टू गुड्स सेंट बाय पेरेंट बट नॉट रिसीव्ड बाय। असल में जो चीजें भेजता है ना, वो अपना रिसीवेबल बढ़ा लेता है, और जिसको मिलती नहीं है चीजें उसका पेएबल कम ही रहता है, क्योंकि उसने पेएबल की भी एंट्री नहीं की ना। तो चीजें भेजने वाले ने अपना रिसीवेबल बढ़ा लिया है, चीजें भेजने वाले ने अपना रिसीवेबल बढ़ा लिया है, और उसको चीजें मिली नहीं, उसका पेएबल अभी भी सिर्फ किस पे पड़ा है? 170 पे। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जनरल एंट्री क्या होगी? हमेशा पहले एसेट खत्म किया करें और बैलेंसिंग फिगर क्या, कैश तो भी भेजे नहीं ना किसी ने किसी को। अब रास्ते में बच्चे के पास क्या है? गुड्स हैं। तो रास्ते में बच्चे के पास गुड्स हैं, 170 रुपए का सामान बड़े बच्चे को देके भेजा था, वो भागता हुआ पहुंच गया, और 30 रुपए का सामान 3 साल के बच्चे को लेके भेजा था, वो घर से ही बाहर निकला हुआ है। तो वो इधर उधर घूम रहा है अभी, ये किसको देना है, और कौन, और मलका कौन होती है, और सरताज कौन था, और तो वो तो उसको यही समझ नहीं आ रही। तो 30 रुपए की गुड्स क्या है? इन ट्रांसिट। अगली एंट्री बताएं, किसने भेजा? पी ने। किसने आपस का प्रॉफिट बुक किया? पी ने। पी की किताबों में आपस का प्रॉफिट रिवर्स करें, स्टॉक क्रेडिट। ये आपस के प्रॉफिट से एडजस्टमेंट होगी। क्यों, ये कहां से, ये क्यों मैं आपस का प्रॉफिट उल्टा रहा हूं? भाईजान क्या पी ने सेल बुक कर लिया है? अगर सेल बुक किया तो जीपी भी बुक किया। मैं 30 की बात कर रहा हूं, सेल बुक किया। अच्छा, इस 170 में भी से हो सकता है कोई उसके पास पड़ी हो, ये अलग बहस है। इस बहस में भी मैं नहीं जा रहा कि 170 में इसके पास पड़ी हुई है या बिक गई आगे, ये मैंने नहीं बताया। तो 170 भेजी, वो सब्सिडरी ने बेची नहीं बेची, ये बहस अभी मैं नहीं कर रहा। मुझे बताएं कितनी भेजी, पहुंची नहीं। जो 30 शोहर ने बीवी को भेजी किचन में, क्या वो बीवी तक पहुंची? जब पहुंची नहीं तो ग्रुप के एंगल से क्या मैं कह सकता हूं कि बेचने वाले ने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ है सेल के ऊपर? सेल में गई होगी, और कॉस्ट ऑफ सेल इसकी कॉस्ट ऑफ सेल में गई होगी, और पेरेंट की किताबों में जीपी बुक हुआ होगा। तो पेरेंट की किताबों में इसका प्रॉफिट उल्टा दें, पेरेंट की किताबों में इसका प्रॉफिट उल्टा दें। प्रॉफिट उल्टाने की वही एंट्री, सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। तो कैश इन ट्रांजिट के बाद कोई अगली एंट्री नहीं हुआ करेगी।
पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें याद करनी होती है वो याद किया करें। कैश इन ट्रांजिट की अगली एंट्री नहीं हुआ करेगी, बट गुड्स इन ट्रांजिट की अगली एंट्री भी, गुड्स इन ट्रांजिट हमेशा ही अनसोल्ड होंगी। कोई वजह बता दे क्यों? पेरेंट ने सब्सिडरी को भेजी, सब्सिडरी तक पहुंची नहीं, तो जब पहुंची नहीं तो आगे बिकी भी नहीं। लेकिन मैं प्रॉफिट क्यों उल्टा रहा हूं? ये देखें, सेल में इसने 200 रिकॉर्ड किया, सेल में रिकॉर्ड किया होगा तो क्या बुक हुआ होगा? प्रॉफिट। चले नोट कर लो, प्रॉफिट की परसेंटेज मैंने नहीं दी। क्या 170 अनसोल्ड या सोल्ड? वो मैं नहीं बता रहा, वो मैं नहीं बता रहा, वो छोड़ो उसको, उसकी फिर अलग से एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसकी अलग से एडजस्टमेंट कर लेंगे अगर वो भी हुई तो। हाँ जी, क्या कर नीचे करवाने भाई? सीसी को कर दें 20 पे भाई, उस क्लास से आए इसी को 20 पे कर दें। चले कुछ नहीं होता, आप दूसरी क्लास से आ जाए। संडे की क्लास में आपके दिमाग में अपलोड करूंगा, आपने घर जाके डाउनलोड करनी है। आज वाली भी अपलोड होगी, सारा ही काम अपलोड पे करा दो, आप लोगों के बच्चे डाउनलोड कर लेंगे। खाना खाना होता है, जाओ खाने खाओ, दावतें अटेंड करो, जो मर्जी करो, जहां मर्जी फिरो, जो मर्जी करो। मैं इशारा करूंगा आपने पहचानना है, ये वाला इसी। ठीक है, नहीं ये 20 पे है बस, काफी, इतना नमक काफी है जी। आगे चलो, 22 कर दो, 21 कर दो ना, तेरी ना मेरी, दरमियान में डील कर लेते हैं, बार्गेनिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, ये वाला वापस कर दो आगे 18 पे। क्या करना है? विंग्स भी ऊपर कर दे ताकि कुछ भी हवा आने की गुंजाइश ना बचे। चलें विंग्स ऊपर करें भाई। ये पूछ रहे पढ़ना कब है? सुबह से हम आम का चार डाल रहे हैं, साथ लसूड़े का इंतजार कर रहे हैं। लसूड़े का वैसे सही होता है, छोड़ लसूड़ा, तुझे क्या पता, छोड़ वो भरा हुआ गुटली के बगैर वाला। अचार खा खा के देखें साथ वाले का क्या हाल हुआ है। कैश इन ट्रांजिट के बाद कोई एडजस्टमेंट और नहीं होगी। गुड्स इन ट्रांजिट के बाद आपस का प्रॉफिट भी रिवर्स हुआ करेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि गुड्स इन ट्रांजिट आगे सेल हो गई हो। आप अच्छे हैं, उधार अच्छा नहीं है, तो क्लासें साथ साथ लिया करें। अच्छा जी, आपस के रिसीवेबल एंड पेएबल आर एस फॉलोज। इस फिक्रे को ना आसान किया करें। रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी एज पर एएल बुक्स, एएल बुक्स, एएल बुक्स, एएल बुक्स। हाँ जी सरकार, क्या मसले एएल बुक्स में बताएं? एएल बुक्स में रिसीवेबल है सब्सिडरी से 19, एएल बुक्स में रिसीवेबल है सब्सिडरी से 19, रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी एज पर एएल बुक्स। शोहर कह रहे हैं मैंने तेरे से 19 मिलियन लेने। सरताज ना करें ये नहीं, चेयरमैन सरकार चुप कर देंगे, सॉरी। सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स। क्या मजाक बनाया हुआ, टॉफी खा रहे हो? अच्छा, सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स। हम तो वैसे हाथ रख लिया करते थे, आप लोग पूरा ही मिटा देते हैं, वो आपकी मर्जी है। सब्सिडरी बुक्स, बस करो ना। सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स में पेएबल टू पेरेंट 12, पेएबल टू पेरेंट 12, चलें ये नोट करें। बेगम
मैंने 19 मिलियन लेने। क्या आपने समझाइए? बेगम तवा पकड़ के लाई, सरताज नहीं, मैंने 12 मिलियन आपको देने हैं। अब मसला यह है कि बाकी 7 मिलियन, द इंटर कंपनी बैलेंसेज आर नॉट रिकनसाइल्ड एट ईयर एंड। कल वाली एग्जांपल शायद याद होगी, उसमें रिकनसाइल हो रहा था। वर्किंग नंबर तो नहीं है, ये तो बस एक कैंसलेशन की जनरल एंट्री है जो हम करेंगे, इसको कोई वर्किंग तो नहीं है। इजी मार्क्स पहले ले लिया करें पेपर में, एसेट्स में से 19 माइनस कर दें, लाइबिलिटीज में से 12 माइनस कर दें, इजी मार्क्स ले लिया करें। अच्छा, द डिफरेंस इन बैलेंसेस इज ड्यू टू गुड्स सेंड बाय पी। पी ने चीजें भेजी हैं, जरा सोच के बताएं, अगर पी ने चीजें भेजी हैं तो पी ने अपने रिसीवेबल बढ़ाए हुए हैं, इसीलिए रिसीवेबल ज्यादा ना। चीजें भेजने वाला कौन है? उसने रिसीवेबल बढ़ा लिए हैं। और चीजें किसको नहीं मिली होंगी? इसने अपने पेएबल नहीं बढ़ाए। तो याद रखिएगा, इधर चीजें भेजने वाला अपने रिसीवेबल बढ़ा लेगा। डिफरेंस इन बैलेंसेस इज ड्यू टू गुड्स सेंड बाय एएल। किसने भेजी? पी ने। तो पी के रिसीवेबल आपको क्यों ज्यादा नजर आ रहे हैं? पी ने भेजी, पी के रिसीवेबल क्यों ज्यादा नजर आ रहे हैं? उसने रिसीवेबल बुक कर लिए, विच आर नॉट रिसीव्ड बाय सब्सिडरी। सरताज, ऐसी तो कोई चीज हमें नहीं मिली जो तुमने 7 मिलियन की भेजी हो। पता नहीं सरताज ने किसके हाथ भेज दी है। शरारती मुन्ने की एकदम रोने की आवाजें, और तेरी खैर, तेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, तो अल्लाह आपको भी खूब दे। अच्छा, मैंने आहिस्ता बोला था पहली लाइन वालों के लिए, अभी आहिस्ता आहिस्ता जरा सबके। अच्छा जी, डेबिट क्रेडिट। अच्छा जी, पहले डेटर को खत्म किया करें। शोहर विल नॉट रिसीव 19 and BV will not pay 12. But from the angle of group, आमतौर पे किचन से बाहर भी कुछ घरों में फ्रिज पड़ा होता है, तो फ्रिज के पास बच्चा खड़ा हुआ है गुड्स पकड़ के, कमरे से निकल चुका है, किचन में पहुंचा नहीं, इसी बच्चे को कहते हैं पहुंची हुई सरकार, फ्रिज के पास चीजें लेके खड़ा हुआ है। तो गुड्स इन ट्रांजिट 7। वर्किंग नंबर इसकी जो मर्जी डाल दो। अच्छा, ये गुड्स इन ट्रांजिट ना स्टॉक में शो हो जाएंगी, इन्वेंट्री में शो हो जाएंगी, जैसे कैश इन ट्रांजिट कैश में शो हो गया था। बेटा वैसे मैंने तो तुम्हें कहा था उधर ही रहते, क्योंकि आपके पेपर भी सितंबर में है, थोड़ी तैयारी कर रहे थे। बहरहाल अगर आप आ ही गए हो तो मैं बड़े भाई के साथ जो है वो आपकी खाला के घर चली जाऊंगी, आप इधर बैठें, बोलने से आपके लिए पड़ा हुआ है। तो घर वालों ने भी मुझे पता है ऐसे ही करना है, क्योंकि इन दिनों में उन्होंने भी कोई ये नहीं कहना कि भाई आप आ गए हैं अब आप हमारे साथ 4-4 घंटे की डिस्कशन करें, लूडो खेल लें, ये करें, क्योंकि उनको भी पता है कि ऑब्वियसली दिन आपके बड़े कीमती हैं। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन चल रहा है आपके और घर वालों के अनथक मेहनत की वजह से। एक चीज एक कागज का टुकड़ा आपको मिलना है, सीए लिखो। अच्छा, आगे चलें। एक बात याद रखिएगा, जो चीज डेटर क्रेडिटर में पड़ी है ना वो सेल प्राइस होती है। आपको पता है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट सेल प्राइस से होता है। तो जो चीज डेटर क्रेडिट में पड़ी होती है वो सेल प्राइस से होती है। तो ये सेल प्राइस पे चीजें पड़ी हुई हैं, ये तो हम हर क्लास में बात करते आ रहे हैं। इक्वेशन देख लेते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। इट्स एनफ भाई। 100 प्लस 20 इज इक्वल टू इस। अब आपने पकड़ा करना है भाईजान ऊपर वाली फिगर को, एग्जैक्ट 7 को। 7 की चीजें नहीं पहुंची, वो अनसोल्ड है। 7 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 20। सेलर का नाम बता दें, सेंट बाय पी। तो सेलर का नाम पेरेंट। तो फिर किसकी किताबों में प्रॉफिट रिवर्स करें? डेबिट सीआरई 1.2। स्टॉक पता है क्यों कम किया है? ये स्टॉक सेल प्राइस पे पड़ा हुआ था। असल में ये वाला जो हमने स्टॉक डेबिट मारा है ना, तो उसको ये 1.2 खत्म कर देगा और कॉस्ट पे ले आएगा। स्टॉक हमने असल में डेबिट मार लिया 7 से, तो वो 1.2 से कम करना पड़ेगा ताकि कॉस्ट पे आ जाए। हर बात की वजह चलो ठीक है पूछ लिया करो, कोई मसला नहीं। तो ये 7 माइनस 1.2 असल में स्टॉक कॉस्ट पे आ जाएगा। अब ये आपके सर आपको कैसे पता चला? ये सेल प्राइस पे पड़ा हुआ है स्टॉक, इस वजह से सेल प्राइस पे पड़ा हुआ है कि डेटर जो हमने डेबिट किया है वो 7 मिलियन से किया होगा, जिसे अब मैं क्रेडिट कर रहा हूं। तो डेटर के अंदर सेल प्राइसेस पड़ी होती हैं, तो सेल प्राइसेस पड़े होने की वजह से ये सेल प्राइस बैलेंसिंग आ गई। सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो स्टॉक भी अल्लाह का शुक्र है कॉस्ट में आ जाएगा। तो ये वाली एंट्री पुरानी
और ये वाली एंट्री भी कल जैसी, सिर्फ सी की जगह जी, सिर्फ सी की जगह जी, कैश इन ट्रांजिट की बजाय गुड्स इन ट्रांजिट। चले, शोहर आपने 19 बीवी से नहीं लेने, पहले ये इजी मार्क्स तो ले लेना। शोहर आपने 19 बीवी से नहीं लेने, बीवी आपने शोहर को 12 नहीं देने। नेक्स्ट, अब ये आपने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया। क्यों? द रीजन इज कि कहीं भी आपको जो है वो देख लें आपने खुद ही आउट कर दिया काम, -19 -12 करके। अब आपको काम को इन करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग इज गुड्स इन ट्रांजिट। ये करंट एसेट्स में ही शो कर दें, कोई मसला नहीं, नया लाइन आइटम ना डालें क्योंकि गुड्स बीत तो स्टॉक है। तो अनलकीली आज सवाल में डेटर, कैश, बैंक और स्टॉक अलग अलग नहीं दिया हुआ। मजबूरी में मैं ये डेटर कम कर रहा हूं, ये क्रेडिटर कम कर रहा हूं और ये स्टॉक बढ़ा रहा हूं जो बच्चे के पास पड़ा हुआ है। बेचने वाले ने जब सेल बुक की होगी तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की होगी, उसने प्रॉफिट बुक कर लिया है, प्रॉफिट उल्टा दें, सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। प्रॉफिट रिवर्सल ऑन गुड्स इन ट्रांजिट, वर्किंग का नंबर दे दीजिएगा। सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, असल में ये 7 - 1.2 स्टॉक अप कॉस्ट पे आ जाएगा। सारा ही अनसोल्ड हुआ करेगा। इसके अलावा अगर कोई स्टॉक ऐसा होता तो वो सवाल बता देता, जो उस तक पहुंच चुके और उसने आगे नहीं बेचा, वो फिर सवाल अलग से बताएगा। तो गुड्स इन ट्रांजिट विल ऑलवेज बी अनसोल्ड, लिखना चाहते हैं लिख सकते, गुड्स इन ट्रांजिट विल ऑलवेज बी अनसोल्ड। पहुंची नहीं तो आगे बेचनी कैसे है, वो फिर सवाल अलग से बताएगा। हाँ, फिर वो नहीं है तो खत्म है। ओके, बॉल पॉइंट यहां पे रख के अगली एडजस्टमेंट करते हैं। सेट होगी? ओके, रेडीमेड ले रहे हैं या दर्जी से सिलवा रहे हैं? बस ठीक है, कोई नहीं, अब टाइम लगेगा लेने में, जाने में, आने में, छोड़ने पड़े। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तकरीबन हर क्लास में कि जो 0.5 का ट्रीटमेंट खुद बता देते हैं, माइक पकड़ के, माइक लेके दरमियान में खड़े हो जाए दोनों हाइब्रिड क्लासेस में। भाई ये तार की डक्टिंग करवा दें, ये उनको बता दीजिएगा। क्या? चलें अभी बताइए, हाथ खड़ा करें। हाँ जी, क्या? कितने से देना कैलकुलेटर? थोड़ा सा लेट होगी। कितना था लोन? फ्लाई करो इसको, मक्की को क्या कहते हैं? 30 ज़रब पॉइंट। हाँ भैया आपने सही बताया, 1.8 का क्या कहा है आपने? कम हो जाएगा और हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। $1.8 करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में से माइनस हो जाएगा। अब सारे सोच लें फिर आगे चलते हैं। मेरे दोस्त कभी तू भी कुछ सोच के बोल। लोग तो सोचते हैं, बोलते हैं, इनाम ले जाते हैं, मैं और तू इधर क्यों बैठे हुए हैं? हमें भी कभी कुछ बोलना चाहिए, कभी तो जिंदगी में इनाम ले हम भी। उसने कहा नहीं, मेरी इनर सेटिस्फेक्शन ही काफी है। भाई 6 महीने का इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल है, उसको हमने कैंसिल करना है। ऐसे टाइम ज़ाया कर रहा हूं, असल में टाइम बच गया, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एंट्रीज करने लगा हूं। हमारा ईयर एंड क्या है? 23/14। भाई ये न्यूटन और आइंस्टाइन वाले मसले बाद में हल कर लीजिएगा। इधर देखें, हमारा ईयर एंड क्या है? 23/14। ये साल शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 13। लोन वॉज गिवन ऑन 1 जुलाई। इट इज रीपेएबल आफ्टर
ऐसी मैं जरा लोन की एंट्रीज भी चलें आज कर देता हूं, लोन की एंट्रीज भी कर देता हूं। लोन रिसीवेबल डेबिट कितने से, ऐसी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूं 30 से। इट इज पेबल आफ्टर 5 years, तो हमारे साल कुछ पे नहीं होगा। एंड कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, पेबल ऑन जकम जनवरी, ये 31 दिसंबर है, पेबल ऑन जकम जनवरी एंड 1 जुलाई। असल में 6 महीने का इंटरेस्ट 7वें महीने के पहले दिन पे हो रहा है, और 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें महीने का इंटरेस्ट 13वें महीने के पहले दिन पे हो रहा है, साथ साथ पे नहीं हो रहा। अगर ये 30 जून और 31 दिसंबर होता तो मैं आपको डिस्टर्ब ना करता, शायद इस एडजस्टमेंट को मुझे इग्नोर करना पड़ता। लेकिन अभी इंटरेस्ट पेएबल किताबों में किसी की नजर आ रहा होगा, और किसी की किताबों में इंटरेस्ट रिसीवेबल नजर आ रहा होगा, जैसे डेटर क्रेडिटर नजर आते हैं और जैसे लोन रिसीवेबल पेएबल नजर आते हैं, इसी तरह आज कुछ इस किस्म की कहानी होगी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहां और यहां एंट्री नहीं कर रहा, मैं एक ही एंट्री कर देता हूं। अभी हमारा साल ही चल रहा है, तो जिस वक्त 1 जनवरी आएगा तो साल का मिड आएगा, तो पेरेंट इंटरेस्ट रिसीव करेगा, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट 30 इंटू 12% इंटू 1.8। सब्सिडरी एंट्री करेगी फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, हाँ मुझे पता है फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाता है, और अदर इनकम से मुराद यहां इंटरेस्ट इनकम है, लेकिन मैं मेन लाइन आइटम बोल रहा हूं जो P&L के मुंह पे यूज होता है। सब्सिडरी एंट्री करेगी फाइनेंस कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट। इसके जब ईयर एंड आएगा तो पेरेंट कैश डेबिट नहीं कर सकेगा, क्योंकि कैश डेबिट अगले दिन होना है। तो पेरेंट एंट्री करेगा इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट, क्योंकि एक्रूअल अकाउंटिंग कहती है कि इनकम्स को बुक कर लो चाहे रिसीव होना हो। 1.8, इससे फायदा ये होगा कि पूरे साल की इनकम हमारी किताबों में नजर आने लग जाएगी, क्योंकि लोन भी हमारे साल के पहले दिन दिया हुआ है। और सब्सिडरी एंट्री करेगी फाइनेंस कॉस्ट डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 1.8। यहां पे खड़े होकर हम देखेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या मसला है। 30 और 30 नजर आ रहे दोनों की किताबों में, इसे कैंसिल करना पड़ेगा। और रिसीवेबल पेएबल दोनों की किताबों में नजर आ रहा है, इसे क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 2 एंट्रीज होंगी, LR क्रेडिट, अभी मैं किसी डेट के नीचे नहीं कर रहा, ऐसे ओपनली कर रहा हूं, LR क्रेडिट और LP डेबिट। ये जो पहली क्लास में हमने एंट्री कराई थी, जिसने पहली दफा कंसोलिडेशन शुरू की थी, कोई सवाल नहीं कराया था, ये एंट्री करा दी थी। और इस इंटरेस्ट का हमें मसला नहीं है, हमें सिर्फ किस इंटरेस्ट का मसला है, इस इंटरेस्ट का। तो पहले आदत डालें रिसीवेबल खत्म करने की। शोहर इंटरेस्ट रिसीवेबल खत्म कर, बीवी तू क्या खत्म कर, इंटरेस्ट पेबल। ये 2 एंट्रीज आप कर लें, ऊपर वाली डिस्कशन नोट करनी है तो कर लें, वो आपकी मर्जी है। 6 महीने का क्यों रिसीवेबल पेबल है, क्योंकि अनलकीली इंटरेस्ट 30 जून को पे नहीं हो रहा। इंटरेस्ट कभी भी एडवांस में पे नहीं होता, हमेशा एरियर में 6 महीने का 7वें महीने के पहले दिन हो रहा है पे। ये मैंने क्या बनाई है, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल पूरा क्यों नहीं कैंसिल हो रहा? 3.6 है, 3.6 है, कितना है? पूरा क्यों नहीं कैंसिल हो रहा? क्योंकि बैलेंस शीट में क्या कैंसिल करने होते हैं? रिसीवेबल और पेएबल। चलें जी, 30 और 30 कैंसिल करें और 1.8 करंट एसेट्स में पड़ा होगा इंटरेस्ट रिसीवेबल 1.8। हाँ जी, नहीं ये नहीं बनानी पड़ेंगी। ये तो कुछ लोगों ने जिन्होंने जुबानी बताया उनको पता चल गया था कि खुद सोच लिया था उन्होंने, 1 जनवरी को इस 6 महीने का पे हो गया होगा तो ये पेड है, तो उन्होंने इसकी टेंशन नहीं ली। उन्होंने आखिरी महीने का खर्चा निकाल लिया और वो समझ लिया पेएबल है। तो पेपर में व्हाट आई थिंक कि इस सारे काम की बजाय ये वर्किंग एग्जामिनर को शो करनी पड़ेगी बस 30 × 12% × 6/12। बस ये सारी वर्किंग नहीं करेंगे। बेशक जनरल एंट्री भी ना किया करें कैंसिलेशन की जनरल एंट्री वैसे ही मैं कर देता हूं आपके सामने। पेपर में सिर्फ ये काफी है 13 × 12% × 6/12। बेशक आप यहां कर दें, यहां पे स्टार डाल के 1.8 बैलेंस शीट के टोटल के बाद यहां स्टार डाल दें, 1.8 चल जाएगा, उसमें क्या मसला। तो थोड़ा थोड़ा आदत पड़ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता कि कितने महीने का रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करना है। जो रिसीवेबल पेएबल है, आज की आखिरी बात, डरते डरते कर रहा हूं, खुदा के लिए इस तरह ना सोचिएगा। क्योंकि डिस्पोजल ऑफ एसेट्स वगैरह और डिस्पोजल ऑफ स्टॉक से ये आदत भी पड़ जाती है। देखें इधर, इस तरह कभी ना, इधर देख लें एक मिनट, इस तरह कभी ना सोचिएगा कि पेरेंट ने आपस की इनकम बुक की हुई है और सब्सिडरी ने आपस का एक्सपेंस बुक किया हुआ है। तो कुछ इस तरह रैंडम थॉट आए जहन में घर जाके कि सीआरई डेबिट करूं 3.6 से और एसआरई क्रेडिट करूं 3.6 से। ऐसा कभी हुआ था पहले पास पेपर के क्वेश्चन 1 में आईकैप ने भी ऐसा कर दिया था, लेकिन इस पर भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है लोगों का। तो स्टॉक में आपस की इनकम उल्टाया करें, आपस का गेन लॉस, फिक्स्ड एसेट में आपस का गेन लॉस उल्टाया करें। कुछ करने की जरूरत नहीं, हैंड रिटन पेजेस पे लिखा हुआ है, वो भी दिखा दूंगा। और यहां आपने कभी सोचना नहीं। हाँ, P&L के सवालों में इंशाल्लाह आपस की इनकम एक्सपेंस भी उल्टाया करेंगे। अभी हम किसके सवाल कर रहे हैं? बैलेंस शीट के। तो इंटरेस्ट इनकम में आप सिर्फ क्या उल्टा दें, इनकम एक्सपेंस या रिसीवेबल पेएबल? रिसीवेबल पेएबल। तो ये वाइल्ड थॉट अगर कभी जहन में आए कि आपस की इनकम आपस का एक्सपेंस है, तो ये भी कुछ वाइल्ड थॉट जहन में आ सकती है। तो इस तरह सोचने की इजाजत नहीं है, बस आपस के रिसीवेबल पेएबल कैंसिल कर दें। तो कितने महीने का इंटरेस्ट, अल्लाह का शुक्र है इसी साल ओवर हो गया था 1 जनवरी। तो कितने महीने का अभी रिसीवेबल पेएबल है? 6 माह। रिसीवेबल पेएबल की टेंशन है या रिसीव्ड की टेंशन है? रिसीवेबल पेएबल की टेंशन है। जी पूछें यहां तक कोई सवाल। आप दोनों को क्या कंफ्यूजन आ रही है? अच्छा ठीक है, बस टोटल कर दें, फिर आज कुछ गपशप मार लेते हैं। टोटल्स कर दें। हाँ जी, रिटेन अर्निंग कितनी है? 170। चलें जी, वर्किंग 1 से शुरू करें करना। अब इंशाल्लाह ये सारी एडजस्टमेंट्स होमवर्क में आपको रिवाइज होंगी। तो जी बोलें। 420। ऐसे एक बात सुन लें यार, इसको याद रखें। इसे क्या कहते हैं? ये जो इक्विटी होती है ना सब्सिडरी की एक्विजिशन डेट की, इसे नेट एसेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जरा याद रखिएगा, नेट एसेट्स बोलते हैं इसको। हाँ जी, अब आप गुडविल बता दें, इधर आ रही है, इधर आ रही है। अच्छा, इधर जब भी गुडविल आए ना, उसको आप लोगों ने बस सीआरई में डाल देना बगैर सोचे। ये खुशी है। इसको असल में तो इसकी एंट्री होती है एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, बट इसको सीआरई में ले जाया करें। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20। आज अब डायरेक्ट ही लिखवा दें, छोड़े।
तो ये 4 चीजें थी आज के सवाल में। कैमरा उधर ही रखें एक मिनट। होमवर्क अगला सवाल होगा। अच्छा जी, क्या मिसिंग थी? प्री आरई और सेल ऑफ पीपी और गुड्स इन ट्रांजिट्स और पॉइंट 4 लिखे मैंने। ये इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल क्या करना है? पूरे साल का, 3 महीने का, 6 महीने का, 2 महीने का या 1 महीने का? जितना रिसीवेबल पेएबल होगा, जितना रिसीवेबल। 2 दिन का रिसीवेबल पेएबल है, 2 दिन का रिसीवेबल पेएबल कैंसिल कर देंगे। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमेशा एज्यूम करेंगे सारी एंट्रीज सही हो चुकी हैं। कंसोलिडेशन के एंगल से उसे क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। हैंड रिटन पेज नंबर निकालें आज 4। हैंड रिटन पेज नंबर 4। अगर शोहर कह रहा हो मैंने 70 लेने हैं तो क्रेडिट कर दें, बीवी कह रही हो मैंने 50 देने हैं तो डेबिट कर दें। बैलेंसिंग में भी कैश इन ट्रांजिट, ये कल किया था। डेटर क्रेडिटर को आपस के करंट अकाउंट भी कहते हैं। अगर शोहर कह रहा हो मैंने 70 लेने हैं, बीवी कह रही हो मैंने 50 देने हैं, तो शायद शोहर ने 20 रुपए की चीजें भेज दी हैं, इस वजह से डेटर ज्यादा आ रहा है। इन दिस केस वी विल ऑल्सो रिवर्स द अमाउंटिंग टू ₹20 बीइंग अनसोल्ड। 20 पर प्रॉफिट रिवर्स करेंगे, 20 का प्रॉफिट रिवर्स नहीं करेंगे, 20 पर प्रॉफिट ऑन जीआईटी लिखा है, जीआईटी पर प्रॉफिट निकाल के उसे रिवर्स करेंगे। लोन पेएबल भी डेबिट करेंगे, और क्योंकि ये हो चुके हैं डेबिट क्रेडिट सेपरेट में तो इनको उल्टाएंगे। इंटरेस्ट पेएबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल। पेरेंट अगर सब्सिडरी को मशवरा देगा तो ये होगी फीस रिसीवेबल, और सब्सिडरी मशवरा लेगी फीस पेएबल होगी। यूफोन ने पेरेंट से कहा कि डायरेक्टर्स आपके बड़े अच्छे हैं, पीटीसीएल हमें मशवरा दें, तो फिर पीटीसीएल उसे फीस मांगेगी, वो ना दे तो फी रिसीवेबल। तो इसी तरह एक की किताबों में फी रिसीवेबल आ रही होगी, दूसरे की किताबों में फीस पेएबल आ रही होगी। आज के सवाल में अल्लाह का शुक्र है फिक्स्ड एसेट बेचने पर पैसे आ गए थे चले गए थे। सवाल ने नहीं बताया था तो आ गए थे चले गए थे। कल को ऐसा सवाल भी आएगा कि फिक्स्ड एसेट के पैसे नहीं दिए होंगे, फिक्स्ड एसेट उधार पे बेचा होगा, पेरेंट ने कहा होगा मैं आपको इक्विपमेंट बेचता हूँ, सब्सिडरी ने कहा होगा पैसे नहीं है, पेरेंट ने कहा होगा खैर है, तो फिर डिस्पोजल अकाउंट में कैश नहीं आएगा, डिस्पोजल अकाउंट में रिसीवेबल आएगा, फिर वो भी फिर हमें कैंसिल करने पड़ेंगे, रिसीवेबल और पेएबल। तो देयर आर नंबर ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स जो आपस के हैं दैट नीड्स टू बी कैंसल। तो ये सफा सिर्फ कैंसिलेशन की एंट्रीज के लिए बना हुआ है कि आपस में कौन से बैलेंसेज आपने क्या करने होते हैं। आपस के डेटर क्रेडिटर हो गए, आपस का लोन रिसीवेबल पेएबल हो गया,
आपस का इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल हो गया, आपस की मशवरा फीस रिसीवेबल पेबल हो गई, और आपस का अगर फिक्स एसेट के पैसे लेने देने रहते हैं वो भी रिसीवेबल पेबल कैंसिल करते हैं, और कल आपस के डिविडेंड रिसीवेबल पेबल भी कैंसिल करेंगे। अच्छा, नीचे नोट पढ़ने की जरूरत नहीं, वो हमारा जो मसला रहता है उसे यार खत्म कर दें आज, सुना ऐसे ही फिर वो मसला रहेगा। पीटीसीएल बोलें, पीटीसीएल अगर चाहे तो कंसोलिडेशन ना करे सब्सिडरी की। अगर पीटीसीएल खुद प्राइवेट कंपनी हो और पीटीसीएल के दूसरे ओनर्स को एतराज ना हो और नाइकी वादा करे कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेटेड बनाऊंगी जिसमें किस किस को डालूंगी, अपनी पीटीसीएल वाली सब्सिडरी को भी डालूंगी और नीचे उसकी सब्सिडरी को भी डालूंगी। ये 4 चीजें हैं, ये याद नहीं करनी। स्टैंडर्ड का पैरा नंबर 4 और 4B है, ये कभी स्टैंडर्ड देखेंगे क्या करना है इनका, 4 और 4B है। अच्छा, अब आप ये पेज नंबर कौन सा है? 25। A PTCL need not present consolidated financial statements. A PTCL need not present consolidated if and only if all of the following conditions are, अगर 4 कंडीशंस पूरी हो रही हैं। PTCL is a wholly owned subsidiary, नहीं होली ओन तो नहीं है, नाइकी ने 100% शेयर तो नहीं लिए हुए, हमने थोड़ी सी इससे अच्छी एग्जांपल किया। होली ओन तो बड़ी आसान एग्जांपल होती है, हमने इससे भी अच्छी एग्जांपल की है। पीटीसीएल होली ओन तो नहीं है, नाइकी ने होली ओन किया हुआ इसको, तो होली ओन की तो आसान एग्जांपल बनी थी, इसलिए वो तो हमने की नहीं। पीटीसीएल एज अ होली ओन सब्सिडरी और पार्शली ओन सब्सिडरी ऑफ नाइकी एंड इट्स अदर ओनर्स इंजमाम, ये छोड़े, इंक्लूडिंग दोज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, एंड इट्स अदर ओनर्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट, इंजमाम को बता दें कि हमारा कंसोलिडेशन का प्रोग्राम नहीं है, नॉट, एंड डू नॉट ऑब्जेक्ट, उनको फिर इस पर एतराज ना हो कि द पेरेंट इज नॉट प्रेजेंटिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको इस पर एतराज ना हो, उनसे इजाजत लें उनको बता के। इट्स पीटीसीएल डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, IFRS 9 डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट ट्रेडेड इन पब्लिक मार्केट, यानी ये प्राइवेट कंपनी है, ये पब्लिक अनलिस्टेड भी हो सकती है, उसके भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होते। और अगला, पीटीसीएल डिड नॉट फाइल और नॉर इज इट इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो SECP से कहते हैं। पीटीसीएल डिड नॉट फाइल नहीं करती अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और नॉर इन द प्रोसेस में वो लोग होती हैं जो लिस्टिंग लेने जा रही होती हैं, कई दफा कंपनीज होती हैं वो लिस्टिंग करवाने जा रही होती हैं। IFRS 8 में भी ऐसी बात पड़ी थी, जो लिस्टेड हो गई है या लिस्टिंग करवाने जा रही है, तो इधर भी इसी तरह की बात है, या लिस्ट हो गई है या लिस्ट करवाने जा रही है। डिड नॉट फाइल और नॉर इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद SECP और अदर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्पजिंग ऑफ इशूइंग, इशू क्या क्या किए जा सकते हैं, इशू किया जा सकता है शेयर्स भी और डिवेंचर्स भी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो 2 होते हैं, याद है, परचेज्ड इशूड 2 साइडें होती थी, तो ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सॉरी ये अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बाहर इशू करने का प्रोग्राम ना हो, लोगों से पैसे लेने का इरादा ना हो इसका। और चौथी शर्त, इट्स अल्टीमेट और इंटरमीडिएट पेरेंट, ये तो बड़ी डिटेल में बात हो जाएगी, कई दफा ये भी आगे इसके भी पेरेंट होते हैं, फिर उसके भी आगे पेरेंट होते हैं। इट्स अल्टीमेट और इंटरमीडिएट पेरेंट, अल्टीमेट पेरेंट को यहां होगा, इंटरमीडिएट पेरेंट शायद ये होगा, लेकिन हमारी मिसाल में नाइकी ही है। इट्स अल्टीमेट और इंटरमीडिएट पेरेंट प्रोड्यूसेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिलहाल नाइकी समझ लें, तो नाइकी वादा करे कि मैं क्या बनाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, डेट आर अवेलेबल फॉर पब्लिक, और वो पब्लिक को अवेलेबल भी करूंगा, एंड यूज एंड कंप्लाई विद IFRS, और वो IFRS फॉलो भी करती होंगी, ये भी वादा करे नाइकी। इन विच सब्सिडरीज आर कंसोलिडेटेड, सब्सिडरीज आर कंसोलिडेटेड, और मैं इंशाल्लाह सबको कंसोलिडेट करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन विच सब्सिडरीज आर कंसोलिडेटेड और आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ये एक ऑप्शन अवेलेबल है स्टैंडर्ड में कि कुछ चीजों को आप FVTPL पर रख सकते हैं, लेकिन ये एक लंबी बहस है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बस 4 बातें याद रख लें। नंबर 1, पीटीसीएल खुद एक होली ओन्ड सब्सिडरी है या पार्शली ओन्ड सब्सिडरी है, और इंजमाम को इस बात पे एतराज नहीं है कि पीटीसीएल कंसोलिडेशन करें। पीटीसीएल के डेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते भी नहीं
और होने वाले भी नहीं। ये की बात थी, ना होते हैं ना होने वाले हैं। और नाइकी वादा करे कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगी और 2 वादे और करे, कंसोलिडेशन करूंगी, पब्लिक को अवेलेबल करूंगी और IFRS को कंप्लाई करूंगी। ठीक है। इंटरमीडिएट पेरेंट्स, कई दफा इसका कोई पेरेंट होता है तो हम इससे कह देते हैं तुम ही बना लो तो काफी है, ये कोई जरूरी चीज नहीं है, नाइकी का पेरेंट होता है।